हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 144 के लिए जो यूनिट 4 चैप्टर नंबर 4 इकाई 4 इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि गाइस आप सभी को पता ही होगा बीपीएससी 144 के यूनिट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका जो ना एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी 144 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से। जो भी अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप जाके उससे सारे के सारे क्लास कर सकते हैं। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ओके गाइज, जैसे कि देखिए आज यूनिट 4 को हम लोग देखेंगे जिसका नाम है भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में राजनीतिक संरचनाएं और प्रक्रियाएं। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए बहुत सारे तो ये जो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, इसमें से एक क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी आ चुका है 2022 के एग्जाम में। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिल सकती है, तो इसको हम लोग को देखना जरूरी है, बेहद जरूरी है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं। देखिए संवैधानिक स्थिति, यानी कि इन सभी देशों के बारे में जो बताने को कहा जा रहा है कि भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में जो ना इसकी राजनीतिक संरचनाएं किस तरह से हैं, प्रक्रियाएं कैसे हैं, मतलब ये संवैधानिक स्थिति इन सभी देशों में कैसी है, उसके अधिकारों की स्थिति कैसी है, न्यायपालिका की भूमिका कैसी है, चुनाव आयोग की भूमिका कैसी है, सेना की भूमिका कैसी है, मीडिया की भूमिका कैसी है, उसके दबाव समूह, उसके बाद अल्पसंख्यकों की स्थिति, सिविल सोसाइटी, मतलब ये सभी जो है ना टॉपिक्स हैं जो इन सभी देशों में किस तरह से इसकी स्थिति कैसी है इसके बारे में कहा जाएगा। इसमें से कोई एक टॉपिक में आपको पूछ सकता है। जैसे कि आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में 2022 के असाइनमेंट क्वेश्चन में आपकी जो है मीडिया की भूमिका पर चर्चा करने के लिए कहा गया है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा मीडिया पर जो है ना इस पे लेख लिखने के लिए कहा गया था। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस बार जो है ना आपका चुनाव से, न्यायपालिका से, अधिकारी से, सेना से, दबाव समूह से, इसके बारे में पूछ सकता है। तो हम लोग को देखना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि गाइस एक सेशन में हम लोग को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत लॉन्ग टाइप के हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। इसको आज ही नेक्स्ट पार्ट जो आज ही शाम में इवनिंग में पोस्ट होगी, क्लास होगी, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्या, जैसे देखिए इसमें हम लोग कौन से कवर करेंगे 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 तक। देखिए जैसे कि मैं 4.8 को जो ये भी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बता दूं क्या है, दबाव समूह। दबाव समूह के बारे में हम लोग जो है ना इससे पहले एक सब्जेक्ट नाम है बीपीएससी 133। ठीक है, इसमें हम लोग देख चुके हैं। देखिए इसका जो ना इसमें भी दबाव समूह, देखिए दबाव समूह हो या कोई भी समूह हो, कुछ भी हो, आपके सिलेबस में अगर मान के चलिए जो 12th में है अगर कोई टॉपिक अगर आपके इग्नू में भी आ जाए तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके जो ना दबाव समूह उसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, अगर कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो ना इसमें टॉपिक ऐड किया है तो दबाव समूह वही होगा। तो हम लोग उसमें जो हैंड राइटिंग अपने खुद से नोट्स बना के मैंने उसको प्रोवाइड किया है इग्नू के अलावा, वो बेसिक बहुत ही ईजी है। और मैं एक बात मैं बता दूं, जैसे कि ये दबाव समूह जो ना जैसे बीपीएससी 133 के एग्जाम के 2022 के जून के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इग्नोर जो ना रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखना, आप लोग सभी जरूर देखना। मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऐसा करूंगा मैं ये दबाव समूह का जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा उसको भी। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं, इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा 100%। ओके, तो हम लोग आज के सेशन में जो हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि इतना है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, तो हम लोग को करेंगे क्या, आज 3 टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 3 टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 टॉपिक हम लोग को देखते हैं। गाइज समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग, ज़्यादा समय आपका भी नहीं लेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं आज 4.2 में क्या कह रहा है। संवैधानिक स्थिति, इन सभी देशों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल में, मतलब बांग्लादेश में किस तरह से संवैधानिक स्थिति उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो भारत के देश के बारे में बताया जा रहा है। देखिए इस संवैधानिक स्थिति आप सभी को इजी से, आसानी से समझ सकते हैं। सुनिए सिर्फ अपना ध्यानपूर्वक। 1950 में संविधान की घोषणा के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक बन गया। जब भारत में संविधान की घोषणा हो गई तो ये विश्व के जो ना दुनिया भर में जो सबसे बड़े लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र देशों में से एक बन गया था। आप सभी को पता ही होगा भारत ऐसा देश है जिसमें लिखित संविधान सबसे बड़ी है। ओके, इसे एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में आकार देने वाला सबसे बड़ा सभ्यतावादी गणराज्य बन गया। यह प्यारा देश अपना भारत जो है इन सभी चीज़ों के लिए एक बड़ा आकार देने वाला सभ्यतावादी गणराज्य बन गया, एक देश बन गया। तब से भारत धर्मनिरपेक्ष के लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों को अपनाने की ओर दृढ़ संकल्पित रूप से विकसित हुआ है। तब से, जब से यानी कि यह गणराज्य बन गया है, तब से जो ना भारत में धर्मनिरपेक्ष के लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों को अपनाने की और दृढ़ संकल्पित रूप में विकसित किया है। इसमें जो है ना आपका संवैधानिक रूप से जो भी लोकतांत्रिक संवैधानिक है, हर व्यक्ति के जो है ना अपना, हर व्यक्ति को संवैधानिक रूल्स
उसके मूल्य जो होते हैं उसको अपनाने के लिए जो है ना जितने भी बड़े से बड़े संकल्पित होते हैं, जितने भी विकल्प होंगे उसको विकसित किया है। इनमें सभी जनताओं पर मतलब कि इस पे जो है ना एकता पर एक मतलब होता है ना लोकतंत्र पर ही है। जैसे अपना देश प्यारा देश जो है भारत जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये सभी आप समझ सकते हैं ना। एवं समाजवाद, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की गई है। भारत देश में जो है ना आर्थिक हो गया, आपका राजनीतिक हो गया, समाजवादी हो गया, ये सभी चीज़ों में जो है ना काफ़ी तेजी से गति से मतलब प्रोग्रेस किया है। भारत के संविधान पर सबसे मजबूत प्रभाव 1935 के भारत सरकार अधिनियम का रहा है। जब 1935, आप सभी को पता ही होगा, 1935 ईस्वी में जब संविधान बनने से पहले एक अधिनियम चलाया गया था 1935 ईस्वी में। ये जो सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध अधिनियमों में से एक है। तो इसके अनुसार जो है ना मतलब इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है संविधान में, क्योंकि इस अधिनियम के कई अनुच्छेद लिए गए हैं। ये 1935 में जो ना काफ़ी अनुच्छेद थे, उनमें से जो ना भारतीय संविधान में भी लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव के तहत स्वायत्त इकाइयों को भारत के एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य एवं संघ के रूप में घोषित किया गया। जैसे कि 1935 वाला और 1946 वाला, ये काफ़ी हद तक हमारे संविधान में योगदान दिया है। ठीक है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं। संविधान राज्य के कई आयामों के साथ साथ सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के तहत प्रमुख संस्थान की संरचना, शक्तियां और कार्यों को मान्यता देता है। जैसे अपना प्यारा देश भारत में जो है, इसमें सरकार के 3 भाग हैं। जैसे एक हो गया कार्यपालिका हो गया, एक विधायिका हो गया, एक न्यायपालिका हो गया। ठीक है। तो इसमें जो है तीनों में संस्थाओं में से जो है आपको उसकी शक्ति है, उसके कार्य है, उसकी संरचना, उसकी आकृति, उसकी नियम कानून, उसके कार्य करने के नियम, उसकी शक्ति क्या है, सबको जो ना मान्यता दिया है। सभी के अलग अलग मान्यता दिए हैं। कार्यपालिका के अलग नियम है, अलग संरचना है, अलग शक्ति है। विधायिका के अलग कार्य हैं, अलग शक्ति है। ठीक है। इसी तरह न्यायपालिका को भी दिया गया है, परिभाषित करता है। ठीक है। और नियंत्रित करता है। ये सभी को परिभाषित करता है और नियंत्रण करता है। ठीक है। यह अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है और नागरिकों, राज्य एवं सरकार के मध्य संबंधों की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो अपने नागरिक हो गया, जनता हो गया, को अधिकार प्रदान करता है, जनता को सब कुछ अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद ये जितने भी नागरिक हैं, राज्य हैं, उस सरकार के मध्य जो ना उसके रिलेटिव होने के लिए जो ना प्रकृति पर प्रतिनिधित्व करता है। ओके। उसके बाद आगे कहा जाता है भारतीय संविधान भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। भारतीय संविधान में जितने भी चीज़ें हैं उसमें जो सबसे पहले ये है कि भारत की जितने भी जनता है उसको जो है ना धर्मनिरपेक्ष के रूप में, समाजवादी के रूप में, गणराज्य के रूप में, मतलब देश के रूप में इसको स्थापित करता, स्थापना करता, एकत्रित करता है। इंडिया जिसे भारत के नाम से जाना जाता है, राज्यों का एक संघ है। यहाँ पे राज्यों का एक संघ है। जैसे बहुत सारे राज्य हैं, उसके बाद राज्यों को एक प्रकार का संघ बनाया गया। तब उसके बाद अपना देश प्यार भारत है। ठीक है। भारत केंद्र और राज्य सरकारों से मिलकर दोहरी राजनीतिक प्रणाली का अनुसरण करता है। यहाँ पे अपना भारत देश में जो है केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट दोनों से मिलकर दोहरी राजनीतिक प्रणाली का अनुसरण करता है। ओके। उसके संविधान दोनों सरकारों की संगठनात्मक शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित करता है। ये संविधान जो है अपना दोनों सरकारों यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों के संगठनात्मक शक्तियों, जितने भी पावर हैं, शक्ति हैं, सीमा है, यानी कि क्षेत्र की सीमा की इतना क्षेत्र आपका है। जैसे गवर्नमेंट सरकार के पास राज्य सरकार के पास जो है ना उसके राज्य का शक्ति होता है, उसकी सीमा लिमिट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना होता है, सबके पास जो है ना ये शक्तियाँ लिमिट होता है उसकी। ठीक है। उसके बाद ये एक संसद प्रदान करता है जिसमें 2 सदन होते हैं, उदाहरण के रूप में राज्यसभा और एक विधानसभा। ठीक है। राज्यसभा में आ जाएगा जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला है, ऊपरी सदन है ये। राज्यसभा जो ना एक मतलब फर्स्ट होता है, ऊपरी सदन होता है। ठीक है। उसके बाद निचला सदन लोकसभा। आप सभी जानते हैं इसमें जो ना भारत में 2 सभा हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, जो समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप के लिए एक लिखित संविधान प्रदान करता है। ये संविधान सरकार जो है ये अपना भारत में आप सभी जानते हैं एक लिखित संविधान है जो कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संघीय है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और भारत का प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ठीक है। ये सभी समझ ही रहे हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ये जो भारत में संविधान की 7वीं सूची है ना, 7वीं अनुसूची में, उसमें ही केंद्र और राज्य सरकारों के भी शक्तियों का उल्लेख किया है। इसके बारे में चर्चा की गई है। केंद्र सरकार की क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार की क्या शक्ति होगी, ये अनुसूची आपके 7वां में मिलेगी। ओके। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के स्थानीय स्तर पर एक तीसरा स्तर जोड़ा गया। जब 1993 में 73वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके 74वें संविधान संशोधन हुआ था, तो उस समय जो ना इसके स्थानीय पर जो इसके स्तर पर काफ़ी मतलब तीसरा स्तर जोड़ा गया था। ठीक है।
उसके बाद पाकिस्तान का, अब देखिए ये तो भारत का हो गया, अब पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान का जो ना 1956 और 1962 का संविधान वांछित राजनीतिक अस्थिरता प्रदान करने में विफल रहा। ये जो 1956 में हो गया, उसके बाद 1962 ईस्वी में जो संविधान वो बनाना लागू करना चाहता था, तो वो राजनीतिक रूप से जो वो विफल हो गया था। दोनों अल्पकालिक थे और उसे मार्शल लॉ यानी कि सैनिक कानून के माध्यम से हटा दिया गया। ये जो पाकिस्तान जो भी संविधान बनाए गए थे ना, वो मार्शल लॉ यानी कि जैसे मार्शल आर्ट होता ना, उसी तरह मार्शल लॉ, तो उसी तरह ये मार्शल लॉ का जो है ना, उसको हिंदी में कहता है सैनिक कानून के माध्यम से इसको हटा दिया गया था। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है 1973 के पाकिस्तान के वर्तमान संविधान ने इस्लाम को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता देते हुए पाकिस्तान को इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया। इसका मतलब ये हुआ जो पाकिस्तान में जो संविधान बनाया गया था वो जो है ना 1956 में और 1962 में बनाया, लेकिन वो विफल हो गया था। उसके पुनः 1973 ईस्वी में पाकिस्तान जो है वो संविधान बनाया। वर्तमान समय में उसको जो है ना संविधान हो गया, मतलब संविधान लागू हो गया। उसके बाद वो जो है ना अपने देश में जो इस्लामिक धर्म जो था, इसलिए वो इस्लाम गणराज्य के रूप में जाना गया। जैसे अपना लोकतांत्रिक गणराज्य है ना अपना प्यारा देश भारत, तो वो इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, इसका मसौदा जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने तैयार किया था। जैसे अपना प्यारा देश भारत का संविधान बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रारूप किया गया था, उसके बाद उसी तरह से का जो पाकिस्तान का था वो जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा किया गया था। ओके, संविधान का पाकिस्तान का संविधान प्रकृति से संसदीय है। वो जो है वहाँ का संविधान जो है ये नेचर, प्रकृति, कल्चर के साथ जो है ये संसदीय है। केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें 2 सदन नेशनल असेंबली और सीनेट शामिल हैं। जैसे अपना भारत में जो है आपका राज्यसभा लोकसभा है ना, उसी तरह यहाँ सदन नेशनल असेंबली और सीनेट शामिल है। संविधान राज्य की प्रकृति, उसके नागरिकों और उसके मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है। ये जो संविधान जो है ना उसके राज्य की प्रकृति कैसी है, उसके नागरिकों की जो है ना उसके मौलिक अधिकार कैसी है, उसको उसके बारे में ये बताती है। और संविधान में कुरान और सुन्नत में पाए जाने वाली इस्लामिक उपनियों का पालन करने के लिए कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता वाले खंड भी शामिल हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ जो है ना कुरान है, आप सभी को पता ही होगा। तो वो जो ना अपने संविधान में कुरान को भी ऐड किया था, शामिल किया गया था। ओके, तो उसमें जो भी आवश्यकता थी उसको खंड में शामिल किया था। ठीक है, ये देश सर्वोच्च कानून और पवित्र साधन है जो राज्य के संचालन में सर्वोच्च शासन करता है। तो ये पाकिस्तान का हो गया। अब देखिए पाकिस्तान में देखिए आगे क्या कर रहा है। जैसे पाकिस्तान के संग में पंजाब हो गया, सिंध हो गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल है। ये पाकिस्तान के अंदर आता है, आप सभी को पता ही होगा। जैसे पंजाब जो है अभी वर्तमान समय भारत में है, उस समय पाकिस्तान में हुआ करता था। ठीक, पाकिस्तान के 1973 के संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधार पर राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों को विभाजित करके संघीय ढांचे की स्थापना की। 1973 ईस्वी में पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ। उसकी शक्ति जितने भी होंगे ना उसके पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार, वो शक्तियों के पृथक्करण जितने भी सिद्धांत थे, उसके बाद नियम कानून थे, उसके आधार पर वहाँ के राष्ट्रीय हो गया, वहाँ देश के प्रांतीय, वहाँ क्षेत्रों के राष्ट्र के जो ना सरकारों के मध्य जो भी पावर थी वो दोनों को विभाजित करके जो है उसके संघीय ढांचा की स्थापना की थी। उसके बाद राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जिस तरह से अपना भारत में भी वही है, राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख होता है, उसके प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है या प्रमुख होता है। ठीक है, इस संविधान ने सीनेट यानी कि उच्च सदन के रूप में, उसके तथा नेशनल असेंबली नीचे सदन के रूप में। जैसे अपना भारत में जो ना जो है आपका राज्यसभा जो था पहला सदन में था, अभी जस्ट पढ़े, उसके दूसरा में था लोकसभा। ठीक है, उसी तरह ये दूसरा सभा में नेशनल असेंबली। ओके, ये दोनों मिलकर जो है द्विसदनीय विधायिका का स्थापना की। जैसे भारत में लोकसभा और विधानसभा, इसी तरह से सीनेट और नेशनल असेंबली मिलकर किया था। राष्ट्रपति को संविधान के 8वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा राष्ट्रीय और प्रांतीय विधायकों को भंग करने तथा संघ एवं प्रांतीय स्तरों पर निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने में शक्ति दी गई है। 1985 ईस्वी में वहाँ का अधिनियम जो था, संविधान के 8वें अधिनियम जो था 1985 का, उसमें जो ना वहाँ के राष्ट्रीय हो गया, प्रांतीय हो गया, जितने भी विधायिका थे उसको भंग कर दिया था, नष्ट कर दिया था। उसके बाद उसके प्रांतीय हो गया, संघ हो गया, उसके स्तरों को निर्वाचित करके उसकी शक्ति को बर्खास्त किया था। इस संविधान ने पाकिस्तान की सरकार की प्रणाली को संसदीय लोकतंत्र के अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली में परिवर्तित कर दिया और 8वें संशोधन ने राष्ट्रपति के अधिकार को सुदृढ़ किया। 8वें संशोधन जब हुआ था वो राष्ट्रपति के अधिकार को सुदृढ़ किया था। ठीक है, बाद में पाकिस्तान के संविधान का 18वां संशोधन 2010 में पारित किया गया था। ठीक है, देखिए ये 8वां संशोधन जो 1985 में हुआ था, फिर 18वां 2010 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति की संसद को एक तरफा तरीके से भंग करने की शक्ति को हटा दिया। ठीक है, ये राष्ट्रपति जो संसद को एक तरफा जो है ना वो
फैसला लेते थे, तो उस तरह के जो ना वो सभी चीज़ों को हटा दिया, उसको हटा दिया कब 2010 ईस्वी में 18वें संशोधन के तहत। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान का अर्धराष्ट्रपति से एक संसदीय गणराज्य में बदल गया। सेना फिर से अधिक राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए 18वें संशोधन को परिवर्तित करने की कोशिश कर रही है। ओके, उसके देखिए आगे कहा जाता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का संविधान सर्वोच्च कानून है। अब बांग्लादेश के बारे में देखते हैं, वहाँ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का संविधान सर्वोच्च कानून है। ठीक है, ये गणतंत्र को मौलिक मानवाधिकारों को एवं स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतांत्रिक स्थानीय सरकार और एक राष्ट्रीय नौकरशाही के साथ एकात्मक संसदीय लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। वहाँ बांग्लादेश की जो है संविधान जो थी वो गणतंत्र रूप से मौलिक अधिकार हो गया, उसके बाद स्वतंत्रता हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, लोकतांत्रिक हो, ये सभी जो वहाँ की सरकार के जो है लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, उसके बारे में जताता है। यह संसदीय सर्वोच्चता के बजाय संवैधानिक सर्वोच्चता का आह्वान करता है। बांग्लादेश का संविधान 16 सितंबर 1972 को लागू हुआ और पाकिस्तान का कब हुआ 1973 को। बांग्लादेश का 16 दिसंबर 1972 को लागू हुआ। राज्य का धर्म इस्लाम है। जिस तरह से पाकिस्तान का जो है इस्लाम था, उसी तरह बांग्लादेश का भी इस्लाम है, जिसे 8वें संशोधन 1988 के माध्यम से अपनाया गया। 8वें संशोधन 1988 ईस्वी में अपनाया गया था। ओके, तो ये सभी को ध्यान में रखना होगा, माइंड में रखना होगा। गणतंत्र में सभी शक्तियाँ लोगों के पास है। गणतंत्र में जो है ना सभी शक्तियाँ लोगों के पास है, जनता के पास है, एवं उनकी ओर से उनका प्रयोग पूरी तरह से संवैधानिक सत्ता के तहत किया जाएगा। बांग्लादेश के संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है। यहाँ देखिए यहाँ उल्टा है। यस, बांग्लादेश में जो है ना वहाँ प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का मुखिया, उस तरह राष्ट्रपति देखिए नहीं सॉरी उल्टा नहीं है, सेम ही है। देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके भारत में सेम है। प्रधानमंत्री जो सरकार का मुखिया होता है, उसके बाद राष्ट्रपति जो है ना वो मुखिया राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, उसके बाद जो संविधान और किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करता है। संसद को बंगाली में जटियो संघवाद तथा अंग्रेजी में हाउस ऑफ नेशन कहा जाता है। संसद जैसे बांग्लादेश में जो अपना भारत में संसद कहा जाता है, उसी तरह बांग्लादेश में इसको जटिया संघवाद या इंग्लिश में उसको जो हाउस ऑफ नेशन कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश की संसद एक सदनीय है। संविधान अनुच्छेद 65 यानी 3A के अनुसार संसद की 350 सीटों में से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कि वहाँ लिमिट कर दिया है कि 350 सीटें होंगी, 350 सीटों में से 50 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। ठीक है, ये महिला सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों द्वारा चुनी जाती है। ये महिलाओं का सदस्य जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ राजनीतिक दलों के द्वारा चुनी जाती है और कुल आरक्षित सीटों की संख्या का एक एकल संक्रमण या वोट प्रणाली की प्रक्रिया के माध्यम से संसद में उनके पास सीटों के अनुपात के आधार पर पार्टियों के वितरण करती है। ये सभी चीज़ें हैं जिसमें देखिए आप समझ चुके हैं ना भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश की संविधान की स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इस तीनों देशों में अधिकारों की स्थिति कैसी है। देखिए अब अधिकारों की स्थिति में क्या कहा जाता है। देखिए राजनीतिक अधिकार कानून में प्रकृति न्याय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये जो राजनीतिक अधिकार होते हैं, पॉलिटिकल जो नियम कानून अधिकार होते हैं, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कानूनी उपाय प्राप्त करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना, ये सभी जो राजनीतिक अधिकार है। वहाँ की किस तरह से वोट देने का अधिकार होती है, वहाँ जो कानून उपाय प्राप्त करने के लिए किस तरह से अधिकार होती हैं, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, ये सभी चीज़ें और अधिकार उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, उसके बाद ये अधिकार सरकार को व्यक्तियों के अधिकारों के खिलाफ मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकते हैं। ये जो है ना अधिकार जो है ना किसी को व्यक्ति है उसके अधिकार जो है ना के खिलाफ, मतलब कि होता है ना किसी के व्यक्ति के खिलाफ जो है ना कोई अधिकार लागू कर दिया हो तो उसको ये जो है ना ये अधिकार रोकती है। ओके, उसके बाद कहते हैं यदि राज्य या किसी व्यक्ति द्वारा किसी रूप में इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये एक उपाय प्रदान करते हैं। यदि इस तरह से अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी व्यक्तियों का के अधिकारों के खिलाफ जो हम लोग को जाना पड़ता है, तो उसमें जो ना जो भी अगर दिक्कतें आएगी, उल्लंघन करता है, तो इसमें हम लोग उपाय प्रदान यानी कि इस सिद्धांत में उपाय प्रदान करता है। इसलिए एक लोकतांत्रिक राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तियों के पास कुछ अधिकार हैं जिनका पालन सरकार द्वारा किया जाना है। तो इसमें जो ये प्रकार का सुनिश्चित करना, मतलब ये निश्चित कर दिया गया कि लोकतांत्रिक राज्य में, हर एक देश में, हर एक राज्य में जो है ना कोई नियम कानून बना दिया जाए, अधिकार बना दिया जाए जो हर एक व्यक्ति पालन कर सके और सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, उसके आगे कहा जाता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अधिकारों के महत्व को महसूस किया। भारत के दूरदर्शी नेताओं एवं संस्थापकों ने यह सुनिश्चित किया कि शासन के किसी भी प्रकार के
दुरुपयोग का अस्थिरता से बचने के लिए इन अधिकारों को भारत संविधान के शामिल और को संरक्षित किया जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, जैसे कि आपका भारत में जो जितने भी दूरदर्शी नेता हैं, दूर दूर के नेता हैं, उसके संस्थापक हैं, तो उसमें ये निश्चित कर दिया जाना चाहिए कि शासन के किसी भी प्रकार के हो, शासन अगर कोई भी सरकार किसी भी प्रकार के हो तो उसके जो ना दुरुपयोग अगर करता है, किसी तरह के अत्याचार करता है और अस्थिरता से बचने के लिए अगर कोई कानून तोड़ दिया है तो उससे बचने के लिए जो ना ये अधिकारों को संविधान में शामिल करने के लिए सुरक्षित संरक्षित किया जाना चाहिए। तो इस सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा जाता है कि इसलिए इन अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 13 से 35 तक मौलिक अधिकारों की विभिन्न श्रेणियों के तहत निहित किया गया। तो इस सभी चीज़ों को जो है जनता के अधिकारों के लिए अपना प्यारा देश भारत में जो अनुच्छेद 3 में सभी चीज़ों को रखा गया, जो अनुच्छेद 13 से 35 तक में है मौलिक अधिकार का, ठीक है। उसके साधारण कानूनी अधिकार सामान्य कानून द्वारा संरक्षित और लागू किए जाते हैं, जबकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संरक्षित होते हैं, ठीक है। ये सब सभी समझ रहे हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, नस्ल, ये सब चीज़ें हैं, परवाह किए बिना अधिकारों की रक्षा की जाती है और सभी के लिए स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है। ओके, अब नेक्स्ट आपका आगे देखिए, ये देखिए भारत का रहा। अब पाकिस्तान के संविधान के अनुसार सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। वो जो ना कानून जो भी है वो उसके अनुसार ही सभी के लिए वो समान है, सबके लिए समान है और कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। और कानून के जितने भी चीज़ें हैं उसके लिए हर एक व्यक्ति हकदार हैं कि हमको भी ये अधिकार है। इसके संविधान में कुल 25 अधिकार हैं। इनमें से 15 अनुच्छेद नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर चर्चा करते हैं। इनमें से जो ना 15 अनुच्छेद जो है नागरिक हो गया, जनता हो गया, उसके राजनीतिक अधिकारों पर चर्चा करते हैं, जबकि शेष 10 अनुच्छेद जो है सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 8 से 28 तक पाकिस्तान के नागरिकों का प्रदान किए गए सभी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ओके, ये सब समझ रहे हैं आप सभी, आसान ही है। ओके, बांग्लादेश का संविधान अनमौलिक अधिकार प्रदान करता है। बांग्लादेश, अब देखिए बांग्लादेश का क्या कह रहा है, बांग्लादेश का संविधान जो है मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जैसे अपना भारत में जो ना अनुच्छेद 13 से 35 तक है ना मौलिक अधिकार, उसी तरह वहाँ पे जो मौलिक अधिकार जो प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य पूर्व के सामाजिक व्यवहार की असमानताओं को दूर करना, धर्म, जाति, लिंग, रंग, स्थान, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव को रोकना और मानव तस्करी एवं जबरन श्रम को रोकना है। ये जो है ना इसमें मौलिक अधिकार के माध्यम से सामाजिक जो है ना व्यवहार में, जैसे कि आपका कोई अलग जाति में जन्म ले लिए हैं, धर्म में ले लिए हैं, अगर महिला मतलब लड़का लड़की में जन्म लिया, तो इस तरह से जो भी भेदभाव होगी उसको रोकने के लिए जो ना एक जबरन श्रम बनाया गया था ताकि इसको रोका जाए। ओके, अन्य मौलिक अधिकारों में बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता और शिक्षा के सार्वजनिक स्वास्थ्य और का अधिकार शामिल है। ये सभी जो ना वहाँ का आंदोलन जो ना ये वहाँ का अधिकार दिया गया था इसमें, ठीक है। सभी जैसे अपना भारत देश में भी दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान में भी दिया गया, उसके बाद बांग्लादेश में भी दिया गया, तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से हम लोग संविधान के जो है ना अधिकार स्तर भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जाएगा और आज के सेशन का लास्ट टॉपिक हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यायपालिका की भूमिका, ठीक है। इसको अब देखते हैं क्या है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका राज्य का आवश्यक अंग है। ये आधुनिक जो है वर्तमान समय में जो है ना मॉडर्न युग में जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो न्यायपालिका राज्य आवश्यक है। जैसे आप कोई भी चीज़ें घटना हो जाती है तो ये न्यायपालिका के द्वारा ही ये जो ना ये फैसला लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि न्यायपालिका की भूमिका मतलब अहम है, ठीक है। उसके बाद एक निष्पक्ष न्यायपालिका एक सुचारू राजनीतिक समाज के लिए और संविधान में निहित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। ये जो है ना न्यायपालिका जो है ना लोगों के जितने भी चीज़ें हैं उसके कानून हैं उसमें जो है ना लोगों की अधिकार के लिए रक्षा के लिए बनाया गया। मतलब आपके कोई भी अधिकार लागू कर दिए गए हैं, आप उसको अगर नहीं दे रहा है अधिकार तो आप न्यायपालिका उसमें मदद करेगी, उसमें अधिकार देगी, ठीक है। न्यायपालिका कार्य नागरिकों और राज्य के मध्य तथा स्वयं नागरिकों के बीच निर्णय करना है। न्यायपालिका का कार्य क्या है, जो नागरिक हैं और उसके राज्य के मध्य तथा स्वयं नागरिकों के बीच निर्णय करना। मतलब अगर सरकार के बीच और नागरिकों के बीच कुछ मतभेद हैं, भावनाएं हैं, तो जो ना उसके बीच जो है ना इसकी न्याय देना, निर्णय लेना, उसके बाद फैसला सुनाना कार्य है। एक स्वतंत्र एवं कुशल न्यायिक प्रणाली कानून के शासन का आधारशिला है। एक स्वतंत्र एवं कुशल जो है, स्वतंत्र मतलब फ्रीडम, और फिर कुशल जो है कुशल न्यायिक प्रणाली कानून के शासन के आधारशिला है। इसके बेस पर ही ये टिका हुआ है। न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य कानून के शासन को बनाए रखते हुए एवं समाज के सदस्यों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करके विवादों का स्वतंत्र, स्पष्ट, निष्पक्ष व पारदर्शी निर्णय सुनिश्चित करना चाहिए। ये जो न्यायपालिका की भूमिका है, देखिए, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मेन पॉइंट है आपका भारतीय संविधान में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ से आपका है ये भारत देश के बारे में
बताया जा रहा है, यह न्यायपालिका की क्या भूमिका है, अहम भूमिका है। भारतीय संविधान ने संपूर्ण देश के लिए न्यायपालिका की एक एकीकृत प्रणाली की कल्पना की थी। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष न्यायालय है। यहाँ जो ना सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको पहले स्थान पर रखा गया, पहले सबसे ऊपर न्यायालय रखा गया। वहाँ के जो भी फैसले होंगे वही सर्वमान्य होंगे। जो संविधान के अंतिम व्याख्याकार एवं संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जैसे मैंने बताया, वो अंतिम और व्याख्याकार के रूप में मतलब लास्ट में उसको रखा गया, सबसे मतलब उच्च में रखा गया है। ठीक है, वो अगर निर्णय जो दे दिया तो वही होगा अंतिम फैसला। इसका निर्णय संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बाध्यकारी है। इसके जो भी निर्णय होंगे वो संवैधानिक के रूप में वो जो बाध्यकारी ही होंगे। ये संघ और राज्य दोनों कानूनों का संचालन करता है। ये जो है आपका राज्य हो गया, केंद्र सरकार हो गया, प्रांत हो गया, छोटे छोटे जो भी है मतलब दिक्कतें आएंगी इसका संचालन करता है इसका। ठीक है, राज्य स्तर पर राज्य के मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय होता है। जैसे आपके हर एक स्टेट के मतलब कैपिटल में जो है एक न्यायालय होती है जिसको उच्च न्यायालय कहा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय आपका देश की राजधानी मतलब नई दिल्ली में है। ठीक है, तो और निचली अदालतों जिला न्यायालय हर एक जिला में, हर एक राज्य की राजधानी में और हर मतलब देश की राजधानी में ये होती है। एक जैसे कि आपका जिला न्यायालय होती है आपका जिला में, डिस्ट्रिक्ट में आपके होते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय आपके राज्य की राजधानी में होते हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय आपके दिल्ली में है। ठीक है, अपना दिल्ली में है। ये न्याय पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी की भी भारत के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। जैसे आपके पंचायत स्तर पर कोई चीज़ें हो जाए तो पंचायत जो होती है वो पंचायत अदालत नहीं होती कि आपका जो सरपंच होती है उसमें भी फैसला लिया जाता है। अगर सरपंच नहीं कर पाया तो वो कचहरी, जिसको ही बोलते हैं कि जिला न्यायालय, ठीक है, कचहरी को ही जिला न्यायालय कहा जाता है, वहाँ पर जा सकता है। और वहाँ पर अगर नहीं हुआ तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो उच्च न्यायालय पे नहीं हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय पे आप जा सकते हैं। मतलब कि आपके जो ना आपके केस पे डिपेंड करते हैं कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान भारत का हो गया। अब पाकिस्तान का देखते हैं। पाकिस्तान में न्यायपालिका और सरकार की कार्यकारी शाखाओं के बीच त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली के साथ एक औपचारिक विभाजन मौजूद है। यहाँ जो पाकिस्तान के जो ना न्यायपालिका के रूप में वहाँ 3 भागों में 3 न्याय प्रणाली के रूप में विभाजित किया गया है। पाकिस्तान की न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, प्रांतीय उच्च न्यायालय और जिला अदालतें शामिल है। जैसे अपना भारत में भी उसी तरह से है, वहाँ भी उसी तरह से देखने में मिल रहा है। जो उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र एवं पर्यवेक्षकों के तहत कार्य करती है। जो उच्च न्यायालय थे वो उसके अधिकार क्षेत्र हो गया, उसके पर्यवेक्षण के लिए कार्य करती है। ये जिला अदालतों दीवानी मामलों और अपराधी मामलों के लिए सुनवाई करती है। जो भी अपराध होगी, दीवानी होगी, जैसे कि आपके कर वगैरह हो गए ना दीवान की, उसको जिला स्तर वाले करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय शीर्षस्थ न्यायालय है और मूल अपीलीय एवं सलाहकार क्षेत्र अधिकारों के साथ अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ये मतलब कि हाई वाला चीज़ों को ये न्याय करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे। पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली इस्लामी मूल्यों के प्रति झुकाव के साथ धार्मिक आयामों पर केंद्रित है। पाकिस्तान की जो न्याय प्रणाली है, वहाँ की न्यायिक प्रणाली जो है, न्याय देने के नियम कानून जो है वो इस्लाम मूल्यों के लिए प्रति झुकाव के साथ धार्मिक आयामों पर केंद्रित है। मतलब वो इस्लामिक देश है तो इसलिए उसके प्रति जो झुकाव के साथ धार्मिक आयाम पर है। ठीक है, इस्लामिक लॉ कोर्ट मतलब सरिया को 1980 में स्थापित फेडरल शरीयत कोड कहा जाता है। ये जो वहाँ इस्लामिक लॉ कोड जो है, मतलब कि लॉ कोड होता है ना सरिया, जिसको लॉ की पढ़ाई करते हैं, लॉ कोर्ट या न्यायपालिका में मतलब वकील वगैरह ही जाता है ना, तो वही लॉ के जो में 1980 में स्थापित फेडरल शरीयत कोड कहा जाता है उसको। ठीक है, इस कोड का प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना है कि संसद द्वारा पारित कानून सरिया कानून का अनुपालन करते हैं या नहीं। इस कोड के माध्यम से जो नहीं, इसका यही उद्देश्य होता है कि जो भी संसद द्वारा कानून बनाया गया था उसमें वो अनुपालन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कई बार परीक्षण हुआ है। ये पाकिस्तान में जो है ना न्यायपालिका के बारे में बहुत ही बार उसका जो है ना परीक्षण किया गया, उसके बारे में सर्वेक्षण किया गया, निर्णय लिया गया। ठीक है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसके गठन के बाद से ऐसे 3 अवसर आए हैं जब सैन्य तख्ता पलट ने सत्तारूढ़ सरकार को गिरा दिया। ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे पाकिस्तान के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा आप। ओके, पाकिस्तान के बारे में कुछ खास नहीं है तो आप सभी आसानी तरीके से इसको समझ सकते हैं। उसी तरह बांग्लादेश में भी है। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में भी इसी तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, आप सभी इसको देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से देख रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि हम लोग 3 टॉपिक को आज कवर करेंगे, तो तीनों को हम लोग देख लिए। उसके नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चुनाव आयोग की भूमिका, तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, जैसा कि देखिए अभी 3 ही टॉपिक में हम लोग लगभग आधा घंटा हो गया। अगर पूरा यूनिट करेंगे लगभग 1 घंटा प्लस जाएगा।
तो मेरे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी जो हमारे साथ बने रहिए, हमारे एफर्ट्स को समझिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट सेशन जो ना आपके आज ही इवनिंग में या लेट नाइट तक में आपका अपलोड हो जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट सेशन जैसे भी अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।